हेलो नमस्कार, मैं हूँ मर्जीना और अभी हम हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। यहाँ पे कहा जाता है कि यूपीएससी एस्पिरेंटों का हब होता है, तो हमारे साथ में एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके से पढ़ाई करती हैं और फिर बहुत कुछ जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू श्रीवास्तव है। अच्छा, आप कब और से दिल्ली में रह रही हैं? मैं तकरीबन 2020 से, जबकि कोरोना का पहला फेज़ चल रहा था, मैं तब से यहाँ पर हूँ दिल्ली में। अच्छा, तो आप बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। जी, मैं बेसिकली यूपीएससी की तैयारी तो की आई थी। आपको ऐसा क्यों लगा कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली ही बेस्ट जगह है? मतलब घर पे भी इंसान रह के पढ़ सकता है या फिर छोटे शहर में भी, मतलब दिल्ली मुखर्जी नगर ही लोग क्यों चुनते हैं? दरअसल मुखर्जी नगर हिंदी माध्यम के लोग चुनते हैं, सब लोग नहीं चुनते। सब लोग, जो लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं, वो ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग जाना पसंद करते हैं। और अब लोग, जब से ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तब से लोग घर पर बैठ के तैयारी करने लगे हैं। लेकिन इससे पहले, जब तक कि कोविड जैसी महामारी नहीं आई थी, तब तक लोग प्रेफ़र करते थे कि वो दिल्ली आकर पढ़ें। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से हूँ। तो एक चीज़ होती है देखा-देखी कि हाँ, इतने सारे लोग जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ ही हो जाकर हो सकती है इस चीज़ की तैयारी। तो मैंने भी उसी चीज़ को परस्यू किया और मैं इसी उम्मीद में आई थी दिल्ली कि यहाँ पर ही मैं शायद ठीक से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि 2-4 ऐसे कुछ कोचिंग सेंटर हैं जो जिसकी मोनोपोली चलती है। हिंदी माध्यम के लिए बच्चे वहीं पे जाते हैं, लेकिन फीस भी बहुत ज़्यादा है। तो जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, वो लोग कैसे अफ़ोर्ड कर पाएँगे? उनके लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति है, तो वो अब ऑनलाइन कोर्सेज़ परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले नहीं थी उतनी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ही सस्ती कीमतों पर अब बहुत सारी यूपीएससी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है अपनी इस जर्नी में, आप कोई भी कोचिंग कर लीजिए, कितनी भी कोचिंग कर लीजिए, जो आपका आउटपुट आएगा, वो आपके अपने सेल्फ एफर्ट से आएगा। तो अब यूट्यूब पे आप देखिए, कितने सारे लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बहुत अच्छा डाल रखा है। आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो सेल्फ एफर्ट करना है, वो तो आपको करना ही है। तो उसका तो आपका दरअसल कोई भी रिप्लेसमेंट है नहीं। तो आप कोचिंग्स पे रिलाई करने से बेहतर है कि अपने आप पर रिलाई करें। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि जैसे सिविल सर्विस की तैयारी करते-करते लोगों की उम्र बीत जाती है, बहुत ज़्यादा ही वो परेशान रहते हैं, फिर भी होता है कभी सफलता हाथ लगती है, कभी निराशापन आ जाता है, नहीं हो पाता है। कुछ लोग छोड़ के कोई और काम करने लगते हैं, पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। तो मतलब क्या होता है ना कि जो गार्जियन होते हैं, वो लोग हमेशा वीडियो देखते रहते हैं, तो उन लोगों के मन में वो लोग क्या सोचते हैं? उनके लिए कोई संदेश हो कि अपने बच्चे को क्या वो चाहते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट बनाना, सिविल सर्वेंट बनाना, आईएएस बनाना? देखिए, जब यूपीएससी की नोटिफ़िकेशन आती है, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि 1000, 1100, 1200 इतनी ही वैकेंसीज़ हैं। जब वैकेंसीज़ इतनी ही हैं, तो सेलेक्ट भी इतने ही लोग होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले से ये तय होता है कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो सब सेलेक्ट होंगे। सेलेक्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ही कंसिस्टेंट रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं। और जितना मैंने यहाँ आकर देखा है कि बच्चे जब आते हैं, तो वो पहले चकाचौंध में खो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, बाद में पढ़ाई को रखते हैं, उनके अंदर वो डेडिकेशन नहीं होता और बहुत सारे लोगों में होता है, तो सेलेक्ट भी वही लोग हो रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वैकेंसीज़ कम होती हैं, आपका एफर्ट ज़्यादा होना चाहिए। बाकी अगर 1000 बच्चे भी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सेलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी हाल में ही 2 पेपर हुआ, जैसे कि आरओ-एआरओ का हुआ या फिर यूपी कांस्टेबल का हुआ, तो ये पेपर हुआ भी है, लीक भी हो गया। और बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ा, मतलब कैसे क्या? नेगेटिव प्रभाव ही ज़्यादा पड़ा है। पॉज़िटिव तो एक ये है कि अब उनके पास थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा है। अगर कोई ऐसा बच्चा था जो तैयारी करना चाहता था, किसी भी कारण से वो तैयारी नहीं कर पाया था ठीक से, तो अब वो कर सकता है और अच्छे से पेपर दे सकता है। लेकिन नेगेटिव ट्रॉमा जो रहा है, मुझे लगता है वो ज़्यादा रहा है, क्योंकि बच्चे डेट को डिसाइड करके अपनी एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कि हमें इस तरह से जाकर पढ़ना है। और वो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सारे बच्चे 12-12 घंटे, 15-15 घंटे लाइब्रेरीज़ में रहकर पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है उनके साथ तो थोड़ा गलत हुआ है। लेकिन फिर भी, और हाँ, इसके बाद भी जो आयोग ने एक मिस्टीरियस कंडीशन पैदा कर दी, टाइम से नोटिस नहीं देना, टाइम से क्लियरेंस नहीं देना, ये अपने आप में थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल अब हमें जब इस चीज़ का पता चल गया है कि वो पेपर लीक हो चुका है, सरकार की नज़र में ये बात है, आयोग की नज़र में ये बात है,
तो ये सारी चीज़ें भूलकर बेहतर है कि हम अपनी एनर्जी को अपनी तैयारी की तरफ चैनलाइज़ करें। नहीं, तो सवाल ये भी उठता है ना कि मान लीजिए जो अभी पेपर लीक हुआ है, तो ये किसकी फ़ॉल्ट थी? प्रशासन की थी? बिल्कुल प्रशासन आयोग की की थी? बिल्कुल इसी की थी। देखिए कारण क्या है कि अगर कहीं पर कोई भी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसमें लूप होल्स हैं, तो ये प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि आप उस चीज़ को रिपेयर करो। ये पहली बार नहीं हुआ है जब पेपर लीक हुआ है और ऐसा पहली बार ही नहीं हुआ है इस सीरीज़ में भी कि एक ही पेपर लीक हुआ है। एक से ज़्यादा पेपर लीक्स हुए हैं, एक से ज़्यादा राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी मशीनरी ऐसी है जो पेपर लीक कर रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको भी जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 10 अलग-अलग ग्रुप्स हैं जो एक ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं न कहीं से एक-दूसरे से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है? तो मुझे लगता है कि प्रशासन में भी हर राज्य के प्रशासन को इस मामले में थोड़ा-सा कनेक्टेड होना चाहिए कि वो कहीं पर भी अगर लूप होल्स हैं, तो वो अपने राज्य में भी इस तरह की चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करें। तो ऐसा मेरा ओपिनियन है। देखिए, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हुँ, हैं, हुँ। तो आपको ये समझ तो अच्छी तरीके से होगी कि लोकतंत्र क्या है। लेकिन आप अगर मैं थोड़ा-सा पॉलिटिकल पे जाऊँगी कि अभी जिस प्रकार से माहौल बना है, अभी हमारे समाज में, तो आप थोड़ा-सा अवेयर मतलब बच्चे रहते ही हैं न्यूज़ पढ़ना या फिर तो अभी आपको क्या लग रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र लोग कहते हैं खतरे में है, क्या खतरे में है लोकतंत्र बाकी है? देखिए, लोकतंत्र खतरे में है, ये इतना भी आसान नहीं है कहना कि लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ऐसे हालात देख रहे हैं, हमने इमरजेंसी भी देखी है और इमरजेंसी के बाद लोकतंत्र और भी मजबूत हुआ था। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए कि भारत इतना छोटा देश नहीं है कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता, कोई भी सरकार आके एक झटके में देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल दे। देश की जनता इतनी पागल नहीं है। अगर होती तो देश बहुत पहले अपना लोकतंत्र खो चुका होता। तो हमें बहुत ही चरम निष्कर्ष से बचना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि अभी आप देखिए जनता में अगर इतनी अवेयरनेस है, जैसे कि अगर आप भी मुझसे इस मुद्दे पर बात कर रही हैं, तो मतलब आप जानते हैं। आपकी तरह कई और भी लोग जानते हैं, वो इस बिल्कुल। मामले पर अपना मत रख रहे हैं और अगर आप जानते हैं तो चुनाव में आप दिखा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज कब होता है कि लोकतंत्र खतरे में जब लोगों को एहसास नहीं होता है। अभी लोगों को एहसास है, अगर कुछ लोगों को नहीं भी है तो कुछ लोगों को है भी तो। तो हमें हमेशा जो है अपने दिमाग को पॉजिटिव दृष्टिकोण की तरफ ही केंद्रित रखना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि देश का लोकतंत्र इतना कमज़ोर है कि वो किसी भी इस तरह के हालातों से खतरे में आ जाए। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्रशासन का लूपहोल है इसमें और लेकिन फिर भी बच्चे इसमें लगातार तैयारी कर ही रहे हैं, रातों दिन लाइब्रेरी जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपका क्या मत है? आप क्या इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहेंगी? आप फिर सोचेंगे कि भविष्य में कुछ और करना है या फिर इसे ही में जिद्दोजहद लगा के मतलब तैयारी निकालना ही है यूपीएससी? नहीं, बिल्कुल मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू करूँगी क्योंकि गलतियाँ होना एक बात है, गलतियों को सुधारा जाना दूसरी बात है। अगर हम ही क्विट कर देंगे, तो फिर आयोग के पास भी ऐसी कोई प्रेरणा नहीं रहेगी कि वो अपनी चीज़ों को सुधारें। तो मुझे लगता है हमें इस तरह से अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि हमारा आयोग इस तरह की कमियों को दूर करेगा और हमें भी एक शुचितापूर्ण एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अच्छा, अभी जो हमारे दर्शक होंगे जैसे कि कोई लड़की भी होगी जो गाँव की होगी, जो दिल्ली ना आ सकेगी या फिर कुछ ऐसी मतलब लड़की होगी जिसके परिवार वाले ना चाहते होंगे कि वो यूपीएससी की तैयारी करे, तो उन माँ-बाप को, पेरेंट्स को क्या आप कहना चाहेंगी ताकि वो थोड़ा-सा प्रेरणा हो पाए कि हाँ, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाना चाहिए और लड़कियों को तो ख़ासकर पढ़ाना चाहिए। उसका कारण ये है कि आपने जब से देखा है जब से लड़कियों को मौके मिले हैं, फिर वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आप इसरो और डीआरडीओ को भी देख लें, लड़कियों ने बहुत बेहतर किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मौका मिलना चाहिए और अगर ये है कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन जो डेटा मौजूद है यूट्यूब पर कंटेंट अवेलेबल है वो देखिए, बाकी किताबों को पढ़िए, यही सेल्फ एफर्ट है, इसी से सब लोग पास हो रहे हैं। तो इतना फाइनेंशियल टेंशन या ट्रॉमा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बच्चों को पढ़ाइए क्योंकि एजुकेशन है तो सब कुछ है, बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।